नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और सबसे पहले बात निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। यूपी में कुल 17 नगर निगम सीट, 199 नगर पालिका की सीट, 544 नगर पंचायतों की सीट पर चुनाव होना है। यूपी में 17 महापौर और 1420 पार्षद के चुनाव ईवीएम से होंगे और बाकी पदों पर बैलेट पेपर से मतदान होगा। 4 मई को निकाय चुनाव की शुरुआत हो जाएगी, जो सिर्फ 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होगी, जबकि 11 मई को दूसरे चरण में मतदान होना है। वहीं वोटों की गिनती 13 मई को हो जाएगी। चुनाव के दौरान 4 करोड़ 27 लाख वोटर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे, यानी कि वो वोटर जो शहरों में रहते हैं, यानी कि नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं और नगर परिषद में रहते हैं, सिर्फ वो वोट करेंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान किया था। इसके तहत निर्वाचन अधिकारी पहले चरण की अधिसूचना 11 अप्रैल को और दूसरे चरण की अधिसूचना 17 अप्रैल को जारी करेंगे, यानी कि 11 अप्रैल और 17 अप्रैल को यह तय किया जाएगा कि आप कब नॉमिनेशन करेंगे, वो जानकारी आ जाएगी आपके पास। वहीं दूसरे चरण के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक होगी नामांकन वापसी। पहले चरण में 20 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल को होगी। पहले चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 21 अप्रैल को किया जाएगा। दूसरे चरण के लिए प्रतीकों का आवंटन 28 अप्रैल को किया जाएगा। तो देखिए, अब चुनावी गर्मी जो है वो बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। दूसरी एक और मौसम में गर्माहट आ रही, दूसरी ओर चुनाव का मौसम इसे और भी ज्यादा तपिश बढ़ाने वाला मौसम बना रहा है। तो चुनावी मौसम आने के साथ ही नेताओं की भागदौड़ शुरू हो जाती है। हर तरफ सफ़ेद कुर्ते पैजामे जो है, सफ़ेद कुर्ता पैजामा जो है वो नज़र आने लग जाता है, यानी कि नेताजी जो हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। आपके घर के बाहर लगातार लोग पहुंचने लगते हैं। अनजान चेहरे आपके घर के बाहर दिखते हैं, जिन्हें शायद आपने कभी 1 या 2 बार देखा हो। अचानक से आपके घर पहुंच जाता है, वोट मांगता है। तो ये दौर की शुरुआत हो गई है। ये दौर बड़ा दिलचस्प होता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विभिन्न पदों पर खड़े होते हैं, जो आपके अपने होते हैं, आपके जानने वाले होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, और इसलिए इसे शहर की सरकार कहा जाता है। और शहर की सरकार चुनने की बारी आती है, फिर गांव की सरकार, यानी कि पंचायत, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, उसकी बारी जब आती है तो लोगों में बड़ा जोश हो जाता है, बहुत जोश रहता है। आमतौर पर जब हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो कई बार जो मतदान का प्रतिशत है वो उम्मीद के मुताबिक नहीं होता है। और निर्वाचन आयोग इस बात को लेकर चिंता भी जताता है, लोगों को लगातार आकर्षित करता है, लोगों को प्रेरित करता है कि आप चुनाव में जाएं, चुनाव में शामिल हो। हर एक मतदाता का उसका अधिकार है मत डालने का। लेकिन जब शहर की सरकार की बारी आती चुनने की, या फिर गांव की सरकार की बारी आती चुनने की, तो उस वक्त मतदाताओं में जबरदस्त जोश होता है। कोई भी मतदाता ऐसा नहीं होता है जो वोट डाले नहीं जाता है, क्योंकि उसमें उसकी अपनी खुद की सीधी संलिप्तता नजर आती है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। ऐसे में जो चुनाव में बड़े दिलचस्प हो जाते हैं। और इसलिए शहर की सरकार हो या गांव की सरकार हो, जब इसकी शुरुआत होती है, जब चुनाव शुरू होते हैं, तो उस वक्त का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। एकदम गली मोहल्ले चौक चौराहों पर एक एक शख्स सिर्फ चुनावों की बात कर रहा होता है, और एक एक शख्स को जो उम्मीदवार होता है वो कन्विंस करने में लगा रहता है। उसके घर में, परिवार में, माता पिता बच्चों तक को वो कहता है कि अपने पिता से ये कहना, अपने भाई से ये कहना कि मुझे वोट डाले। तो बड़ा दिलचस्प होता है ये नज़ारा जो होता है, और वाकई में लगता है कि शहर की सरकार आप चुन रहे हैं, आप चुन रहे हैं गांव की सरकार। ये नज़ारा नज़र आता है, क्योंकि आपकी भूमिका उसमें सीधे सीधे दिखती है। तो नगर निगम में ईवीएम से चुनाव होगा और 2 चरणों में ये चुनाव हो रहे हैं। 4 और 11 और 13 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, जिसमें से 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिका हैं और 599 जो है वो नगर परिषद हैं। तो इस तरीके से ये चुनाव होंगे यहाँ पर। और यूपी निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही अब माहौल जो है एकदम ज़बरदस्त हो गया है। हर पार्टियां तैयारियों में तो पहले से जुटी हुई थी, बस इंतज़ार हो रहा था कि कब ऐलान हो जाता है, कब तारीखों का ऐलान हो जाता है, और उसके बाद उसी के हिसाब से वो मैदान में कूद जाएंगे। और देखिए, दूसरे प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन होर्डिंग्स बैनर उतरवा रहा है। जाहिर सी बात है, आदर्श आचार संहिता लागू होती ही फिर वो चीज़ें नहीं चलती है। यानी कि आपकी होली दिवाली पर दी हुई शुभकामनाएं के जो पोस्टर हैं वो अब दिखेंगे नहीं। अब जो पोस्टर दिखेंगे वो सिर्फ दिखेंगे उम्मीदवारों के, उन उम्मीदवारों के जो विभिन्न पदों के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, चुनाव प्रचार में उतरेंगे। और अब जो पोस्टर वो लगाएंगे वो
उसका खर्च जो है आपको अपने चुनावी खर्च में जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब का जो माहौल होता है, जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक पूरी तरीके से निर्वाचन आयोग के अंदर में रहता है। निर्वाचन आयोग ही सबकी इसको सब कुछ देखता है। वो एक-एक चीज़ देखता है कि क्या आचार संहिता, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एमसीसी, वो कैसा है। हालाँकि इन सब के बीच में जो पार्टियाँ वो लगातार दावे कर रही हैं, सभी अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हालाँकि जनता के मन में क्या है, ये इंतज़ार रहेगा उस बात का, काफ़ी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि जनता ने अब तक शहरों में हम देखें तो बीजेपी का दबदबा हमेशा से रहा है। तमाम पूरे देश की अगर बात कर ले तो शहरों में रहा है, क्योंकि शहर के जो प्रबुद्ध मतदाता है उन्हें लगता है कि उनके शहर में कम से कम एक ऐसी सरकार हो उनके शहर में, उस पार्टी की सरकार जो थोड़ा प्रगतिशील हो, जो पुरानी चीज़ों से हट के नए आइडियाज़ के साथ, नए इनोवेशन के साथ में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहें। तो नई चीज़ों को लेकर पारंपरिक और रूढ़िवादी चीज़ों को शहर के मतदाता वो नकार देते, तो इसलिए हमने देखा कि जो सबसे नई पार्टी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के मुकाबले की बात कर ले तो उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि एक दौर ऐसा भी था जब हर जगह कांग्रेस 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 ही होता था, शहर में, राज्य में, केंद्र में। लेकिन इस बार स्थिति एकदम अलग। यूपी के लिए बात कर ले तो राज्य में सरकार उसकी बीजेपी की, केंद्र में सरकार उसकी। तो ऐसे में क्या जनता शहर में भी उसकी सरकार बनाएगी, यही बात लगातार की जा रही है, या फिर कोई मन बदलेगी, क्यों थोड़ा हम बदल लें। क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा था कि राज्य में अगर सरकार किसी पार्टी की है तो शहर की सरकार बीजेपी की हो जाती थी। तो ऐसे में क्या जनता उस बदलाव के वाले पैटर्न पर रहेगी, या फिर जैसा चल रहा है वैसे चलते रहेगा, यानी कि बीजेपी शहर में भी रहे, बीजेपी राज्य में भी सत्ता में रहे, बीजेपी केंद्र में भी रहे, क्या पसंद करती है? अब ये तो जनता को कन्विंस करने वाले उम्मीदवार बताएंगे, पार्टियां बताएंगी कि किसका क्या, किसका नुकसान, किसका क्या नफ़ा नुकसान है, इसका फ़ायदा होगा, घाटा होगा, किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्यों फ़ायदेमंद होगा, या फिर जनता तय करेगी कि भाई हर जगह आप ही क्यों। हम चाहेंगे कि एक हमारे लिए काम करने वाले लोग हमारे बीच में रहे, वो किसी पार्टी के हों, हमें पार्टी से नहीं लेना देना। शहर की सरकार में हमारे बीच का आदमी हमें चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है फिलहाल। तो देखिए, इससे पहले बयान जो है, लगातार प्रतिक्रियाएं वो आई जा रही है तमाम पार्टियों की। बहुत सारे जो पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर उन्होंने तैयारी कर रखी है, बस उन्हें चुनावी मैदान में कूदना है, चुनाव प्रचार में जाना है, रैलियों में जाना है, जनसभा में जाना है। हालांकि एक आप देखें कि जो बड़ी पार्टियों के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। बड़ी पार्टियां होती हैं, वो बड़ी बड़ी जनसभाएं करती है, थोड़ा समय बचा ले जाती है, उनके पास कम वक्त में ज़्यादा लोगों तक पहुंचने या अपनी बात पहुंचाने का मौका मिल जाता है। जनसभा वो कर लेते हैं, रैली कर लेते हैं। लेकिन छोटी पार्टियों के लिए थोड़ा सा ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि इन सबके बीच में जो निर्दलीय होते हैं वो ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, क्योंकि निर्दलीय के पास ऐसा तो संसाधन नहीं होता, ना उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो बड़े स्तर पर किस तरह की सभा या रैली करे, और उससे उसका फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला होता है। वो अपने क्षेत्र में रहकर डोर टू डोर कैंपेन पहले दिन से शुरू कर देता है, थोड़े मोड़े पोस्टर छपवाता है वो। तो इसलिए जो अब देख वही बात होती है कि निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में, कि किसकी रणनीति क्लिक कर जाए और किसे किस रणनीति से फ़ायदा मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आपको इस रणनीति से फ़ायदा अगर मिला है किसी खास रणनीति से, मान लीजिए रणनीति ए से, तो दूसरी पार्टी को भी रणनीति ए से ही फ़ायदा मिलेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। आपका अपना ऑरा, आपकी अपनी पहचान, आपका अपना मास लीडरशिप वाली जो क्वालिटी होती है, वो सब कुछ काम आती है। और आपके साथ में अगर ब्रांड जुड़ गया, यानी कोई बड़ी पार्टी का हाथ जुड़ गया, कोई नेता, बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा आपकी चुनावी सभा को संबोधित करने आ गया, आपकी रैली में शामिल हो गया, आपके नुक्कड़ सभा में शामिल हो गया, तो चीज़ें और थोड़ी मजबूत हो जाती हैं। तो आपकी अपनी छवि जो है वो बहुत मायने रखती है। आपकी अपनी छवि, यानी कि आप अगर अपने गली मोहल्ले में कितने एक्टिव हैं, सामाजिक कार्यों में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, बिना लाभ के या बिना किसी फ़ायदे के भी आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, आप लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती, छोटी छोटी समस्याएं जो हैं लोगों की जब होती है तो आप पहुंच जाते हैं, किसी के गमी में पहुंच जाते हैं, शादी ब्याह में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप पहुंच जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, पैसों की दिक्कत आती है किसी को अचानक से इलाज में, तो आप कहीं ना कहीं से उसकी मदद करा देते हैं, आप क्राउड फंडिंग कर ले जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें अब किसी भी शख्स के लिए ये मायने रखती हैं, और ये शख्स की जो क्रेडेंशियल हैं, जो क्रेडिबिलिटी है, उसको बताती हैं।
और इधर हम लगातार कोशिश कर अपने सहयोगियों से जुड़ने का एक एक करके, ताकि हम जान पाए कि अब माहौल में क्या बदलाव आया है। रविवार की शाम तक, जब तक कि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था चुनाव के, तब चीज़ें कैसी थी, और जब तारीखों का ऐलान हो गया तो अब चीज़ों में क्या बदलाव आया। जाहिर सी बात है, एक बड़ा बदलाव तो लोगों ने सुबह सुबह देखा कि जब अपने आसपास उन्होंने वो बधाई संदेश नहीं देखे, नेताओं के होर्डिंग्स बैनर नहीं देखे, पोस्टर नहीं देखे, तो थोड़े से उन्हें अच्छा महसूस होगा, एक नयापन, एक बदलाव महसूस हुआ होगा। लेकिन उसके अलावा अगर पुलिस प्रशासन की चुस्ती कैसी है, आम लोगों के बीच में चर्चा कैसी है, ये तमाम चीज़ों को अगर हम जाने तो फिर चीज़ें बिल्कुल से अलग नज़र आ रही होंगी। और यही हम जानने की कोशिश करें हमारे सहयोगियों के जरिए, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वरना हम आपको सीधे ग्राउंड रियलिटी दिखाते। और मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और हमारे कुछ और सहयोगी भी जुड़ेंगे, एक एक करके उनके जरिए हम जानेंगे कि अब बदलाव क्या आ गया है, चीज़ें किस तरह से हो रही है। कुलदीप वर्मा हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े। कुलदीप, देखिए, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होते हैं तो लोगों को मजा आने लगता है। हालांकि जब विधानसभा लोकसभा चुनाव से अलग हटकर हम बात कर ले तो निकाय चुनाव होते हैं या फिर पंचायत के चुनाव होते हैं, तो उसमें लोगों की सीधी भूमिका, जो इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं नजर आती है। अब माहौल में क्या बदलाव नजर आ रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है, क्या महसूस कर पा रहे हैं? एक वो जब चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, और अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या अंतर पा रहे हैं आप उस इलाके में? माहौल कैसा है वहां पर? कुलदीप, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने कल पीसी कर चुनाव आदर्श आचार संहिता घोषणा कर दी गई है। वहीं 4 मई, पहले चरण में 4 मई को चुनाव होंगे, उसके बाद 11 मई को दूसरे चुनाव होंगे, और उसके साथ साथ जो 13 मई होगी उसको रिजल्ट घोषित कर जाएगा। हम बात कर रहे हैं जनपद मुजफ्फरनगर की, जहाँ पर जो है आदर्श आचार संहिता लगने के बाद पुलिस और प्रशासन बिल्कुल हरकत में आ गया है। उसके साथ साथ उन्होंने जितने भी सड़कों पर पोस्टर बैनर लगे हुए थे सबको उतार दिया गया। उसके साथ साथ जो निर्वाचन आयोग द्वारा एक सीमा समय घोषित कर दी गई है कि चुनाव में इतना खर्चा आएगा, उसको लेकर भी जो क्षेत्र के जो जनपद के मुजफ्फरनगर डीएम है, उन्होंने सभी तहसीलों के जो एसडीएम है उनको निर्देश कर दिया गया है। जी बिल्कुल कुलदीप, तो जाहिर सी बात है कि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तो लोगों में अब सुगबुगाहट है। क्या ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पार्टी समर्थित उम्मीदवार ही चुनाव में उतरेंगे या फिर निर्दलीयों का बोलबाला भी देखने को मिल सकता है? सर, दोबारा समझ में नहीं आ रहा। कुलदीप, आवाज पहुंच रही है? सर दोबारा सर कुलदीप, मेरा सवाल ये है कि देखिए, आमतौर पर निकाय चुनाव जब होते हैं तो बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी नजर आते हैं, लेकिन इस बार चूंकि सारी पार्टियां जो है वो पूरे दमखम के साथ में, पूरे जोश के साथ में निकाय चुनाव में कूद रही हैं, तो इन सब के बीच में निर्दलीय उम्मीदवारों की स्थिति भी जानना चाहेंगे। क्या उनमें ऐसा लग रहा है कि पूरे दमखम के साथ वो लड़ेंगे और बड़ी संख्या में निर्दलीय भी मैदान में कूदेंगे? पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है, उसके बाद कांग्रेस, तो जो उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी और गठबंधन जो प्रत्याशी है, ये साफ साफ तौर पर आमने सामने की टक्कर दिखती नजर आई है। मैं इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, इससे पहले भी जो निर्दलीय प्रत्याशी जब भी पहले नगर निकाय चुनाव होते थे तो वे आ जाते थे, पर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वे जो है अपने सीटें, अपने जो चुनावी रन है वे छोड़ने को मजबूर हो रहे, क्योंकि उनके साथ कोई भी नहीं होता। जो भी जाते थे पार्टी के साथ ही जाना सही समझते थे। जी बिल्कुल, हम चलते हैं अम्बेडकर नगर। नूर आलम हमारे साथ वहां पर जुड़ रहे हैं। नूर आलम, माहौल कैसा है वहां पर, क्योंकि अब तो आप चुनावी मौसम से गुजरने वाले हैं, चुनावी मौसम का आनंद लेंगी वहां की जनता, और वहां के नेता तो खैर मजा लेने के लिए तैयार रहती है हमेशा। क्या नजर आ रहा है आपको वहां पर फिलहाल? देखिए पंकज, पहले तो कयास लगाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं पोस्टर वार चल रहा था, बधाई संदेश चल रहे थे, लेकिन कल शाम को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जो ये बैनर पोस्टर थे बधाई संदेश के, अपने आप को नेता दिखाने के, वो कहीं ना कहीं उसको उतार लिए गए। पंकज, मैं आपको साफ तौर से बता दूं,
कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही बहुत सारे दिग्गज सामने आ रहे थे। अब जब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है तो अब सुगबुगाहट तेज हो गई, लोगों में आपस में चर्चाएं तेज हो गई। कहीं ना कहीं चौराहों पर, चाय की दुकानों पर बेहतर तरीके से लोग आपस में चर्चा शुरू कर दी गई, आखिर कौन जीतेगा। सबसे पहले मैं पंकज आपको बता दूं कि अंबेडकर नगर जनपद है, जहाँ 3 नगर पालिकाएं हैं और 4 नगर पंचायतों का चुनाव होना है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेने के लिए पहले से आतुर थे। तो लेकिन बीच में व्यवधान आने के बाद आचार संहिता नहीं लग पाई। तो अब जब आदर्श आचार संहिता लगी है तो अब प्रशासन वालों सभी में हलचल देखना शुरू हो गई। और आज आदर्श आचार संहिता का सुबह का पहला दिन है, उस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रशासन बेहद तरीके से अलर्ट हो चुका है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों में सुगबुगाहट है, तो बेहतर पदाधिकारी चेयरमैन व चुनने की कवायद यहाँ शुरू कर दी हो गई है। लोगों में आपस में चर्चाएं शुरू हो गई है। और आपको बता दूं कि लोगों में ये चर्चा है कि जिस तरीके से पुराने चेयरमैन ने जो काम किया है, जो वादे किए थे, कहीं ना कहीं वो जमीन पर नहीं खड़े उतरे, तो उसका भी खमियाजा उनको जनता चखा सकती है। जी पंकज। बिल्कुल बिल्कुल नूर आलम, बिल्कुल सही बताया आपने। संजय का रुख भी कर लेते हैं हमारे सहयोगी जो अमरोहा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, जिस तरीके से बात तो सच है कि देर रात जब तारीखों का ऐलान हो रहा था तो माहौल कुछ अलग था। सुबह आप जब उठते हैं तो चीज़ें बदली हुई थी, आपके आसपास जो बधाई संदेश थे नहीं थे, जैसा नूर आलम बता रहे थे, सब कुछ साफ साफ था। और अब जो पोस्टर लगेंगे वो जाहिर सी बात, उम्मीदवारों के पोस्टर ही सिर्फ लगेंगे, जो नामांकन दाखिल करेंगे उन्हीं के पोस्टर लगेंगे और उनका खर्च भी, अपने चुनावी खर्च में उनको जोड़ना पड़ेगा। लोगों के बीच में अब मुद्दों को लेकर भी क्या चर्चा होने लग गई है, या फिलहाल अभी बस वो इंतजार कर रहे हैं कि किस पार्टी से कौन खड़ा होता है, कितने निर्दलीय खड़े होंगे, या कौन खड़ा होता है, कौन अपना खड़ा होता है, यही चर्चा है, या फिर मुद्दों की चर्चा भी शुरू हो गई है? देखिए पंकज जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ 5 नगर पालिका और 4 नगर पंचायत का चुनाव होना है। और जिसमें जैसे ही आचार संहिता लगी तो आचार संहिता लगने के तुरंत बाद ही प्रशासन भी हरकत में आ गया और प्रशासन ने रातों रात सभी पोस्टर बैनर जो प्रचार कर रहे थे लोग किसी न किसी पार्टी से खड़े होकर, उनके सभी बैनर और पोस्टर सब हटा दिए गए हैं। और कल नामांकन होना है, जिसको लेकर जो कलेक्ट्रेट में पूर्ण रूप से तैयारियां भी कर ली गई हैं। अगर इलेक्शन की बात की जाए तो इलेक्शन में यहाँ पर जो बहुजन समाज पार्टी है, इससे तो प्रत्याशी लगभग साफ ही हो चुका है। जो यहाँ हरपाल सिंह है वह साफ हो गए हैं। और उधर सपा से भी प्रत्याशी लगभग साफ सही नजर आ रहा है, उर्वशी चौधरी, उनके सामने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है। मगर देखने वाली बात यह है कि तो भारतीय जनता पार्टी है, इसने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी क्लियर नहीं किया है और लगभग कई दावेदार यहाँ मौजूद है, लगातार अपने प्रचार पर जुटे हैं। जी पंकज जी। बिल्कुल, एक बार फिर कुलदीप के पास भी चलते हैं। कुलदीप, जैसा कि संजय बता रहे हैं कि देखिए, प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो भी लगभग पार्टी की ओर से किया जाने लगा है। बीजेपी की ओर से बात कर लें या फिर निर्दलियों की बात कर लें, तो मुजफ्फरनगर की स्थिति क्या फिलहाल है, स्पष्ट हो पाई है कुछ? पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद मुजफ्फरनगर में 3 नगर पालिका के साथ साथ 8 नगर पंचायतें हैं जिनमें चुनाव होना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। उनके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है वह भी लगातार एक्टिव मोड पर आ गए। वहीं देर शाम 7 बजे आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जो है, जो चुनावी चेहरे हैं वह लगातार जो अपने लगातार गणित की उधर वो शुरू हो गया है। उसके साथ साथ जो लगातार जो उनके उम्मीदवार है, जो उनके पार्टी के वोटर है, उनसे लगातार संपर्क करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यही सवाल नूर से भी मैं पूछूंगा। नूर, निर्दलियों का दबदबा नजर आएगा यहाँ पर, या फिर वो पार्टी समर्थित उम्मीदवार जो है वही जीतेंगे, या फिर निर्दलीय कुछ कमाल यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार भी खूब उतरते हैं इन चुनाव में? देखिए पंकज जी, अम्बेडकर नगर जनपद है, यहाँ का समीकरण एकदम पलट है। यहाँ कभी कोई निर्दल प्रत्याशी जल्दी नहीं आया। तो बात करें अगर तीनों पार्टियों की जो यहाँ दमखम अपना लगाना जोर करना शुरू कर दिया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या भाजपा, ये तीनों अपना अपना जोर लगा रही हैं। और यहाँ के समीकरण की बात कर दूं तो अम्बेडकर नगर जनपद में आज अभी तक कोई भाजपा का कोई यहाँ चेयरमैन नहीं रहा। हालांकि बसपा और सपा के दोनों रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा एक तीर से कई निशाना लगाना चाहती है और चाहती है कि जो 3 नगर पालिकाएं हैं और 5 नगर पंचायतों का चुनाव होना, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा का दबदबा हो। इसको लेकर के भी भाजपा काफी जद्दोजहद कर रही है और बूथ स्तर से उतर कर उसकी तैयारियां शुरू कर दी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली यहाँ जो 11 तारीख को मतदान है वहाँ किसकी विजय होगी। जी पंकज। बिल्कुल, यही सवाल मैं संजय से भी पूछना चाहूंगा। संजय, जाहिर सी बात, देखिए, नूर आलम साहब ने बताया खुद यहाँ पर कि
किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत ही एक साख की लड़ाई बन गया, क्योंकि आज तक बीजेपी वहाँ पर हावी नहीं हो पाई, कभी काबिज नहीं हो पाई वहाँ पे। आपके यहाँ की स्थिति क्या रही अब तक की बात कर ले हम तो? नगर निकाय के उसमें बीजेपी ही की सीट ही निकली थी और इस बार भी बीजेपी का ही दबदबा यहाँ माना जा रहा है। मगर देखने वाली बात यह है कि अभी तक बीजेपी ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं निकाला है, जबकि अमरोहा नगर पालिका उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नंबर पे आने वाली नगर पालिका है, जिसके लिए एक रण बना हुआ है यहाँ नगर पालिका चुनाव के लिए और सभी बीजेपी प्रत्याशी अपनी अपनी सीट के लिए लगे हुए हैं। मगर अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जी बिल्कुल, सवाल मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी कुलदीप से भी। कुलदीप, देखिए निकाय चुनाव जाहिर सी बात है कि हम एक बड़ी चीज़ ये देखते रहे अब तक कि शहरों में जो है बीजेपी का बोलबाला रहा है, निगमों में या नगर पालिका तक में भी, नगर परिषद या नगर पंचायत में जाके थोड़ी सी दिक्कतें जो वहाँ पैदा जरूर होती हैं, लेकिन शहरों में बोलबाला रहा है। लेकिन उस वक्त ऐसा मामला होता था, आमतौर पर यही सीक्वेंस बनता रहा है, इस समीकरण बनता रहा है कि राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है तो बीजेपी ने बाजी मार ली। जाहिर सी बात है क्योंकि अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए जनता सोचती है कि कुछ अलग पार्टी से भी हम कुछ फायदा उठा लें, लेकिन इस बार चीज़ें थोड़ी अलग होती नजर आ रही है। देखिए केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, तो क्या शहर में भी जनता उसी तरीके से बीजेपी को चुन लेगी या फिर कुछ बदलाव चाहेगी, क्या लगता है कुलदीप? कुलदीप तक शायद आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। नूर आलम से मेरा यही सवाल। नूर आलम, बताइएगा क्या ऐसा लग रहा लोगों के बीच में कि भाई हम राज्य में तो दे दिया, केंद्र में दे दिया, शहर में तो कुछ हम और कुछ चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं? जी पंकज, देखिए जिस तरीके से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार में भाजपा की सरकार है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भाजपा एक तीर से कई निशाना लगाना चाहती है। सबसे पहले बात तो बता दूं कि अभी तक भाजपा का कोई यहाँ प्रत्याशी चाहे चेयरमैन हो या कोई प्रत्याशी जीता नहीं है। लेकिन इस बार क्योंकि जो केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके हवाले से कहीं ना कहीं भाजपा जो है, जो मौजूदा चेयरमैन रहे, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए इस चीजों को सामने लेकर आ रही है। और रही सपा की बात, सपा हो या बसपा हो, ये इनके कई नेता, ऐसे दिग्गज नेता जो सामने आकर के अपने पूर्व में किए गए कामों की दुहाई देकर के चुनाव जीतना चाहेंगे। हालांकि तीनों पार्टियों ने अभी अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो देखना होगा कि भाजपा जिस तरीके से अपना कई रामबाण यहाँ छोड़ चुकी है चुनाव जीतने के लिए, वो कितना सार्थक साबित होगा। जी पंकज, आवाज अगर कुलदीप तक पहुंच रही मेरी, तो कुलदीप आपसे सवाल ये रहेगा यहाँ पर कि जो चुनाव प्रचार की शुरुआत हो जाएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि चुनाव प्रचार आप कर सकते हैं, तो ऐसे में कब तक जो है उम्मीदवार जो है वो ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर उतरते नजर आएंगे या फिर अभी 1-2 दिन का वक्त लगेगा, नामांकन के बाद ही वो उतरेंगे मैदान में? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जनपद बात करो जनपद मुजफ्फरनगर की, जनपद मुजफ्फरनगर में जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने आज आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से ही भी हरकत में आ गई और लगातार वह जो तहसील मुख्यालय है जो जनपद में, वहीं उसके साथ साथ जिला कलेक्ट्रेट है, वहाँ पर अपने नामांकन दाखिल करने के लिए उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ अभी जो कई पार्टियां, जिसमें बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आ रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी था, उसके साथ साथ जो बसपा पार्टी है, उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और जल्दी में अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। उसके बाद जो उनके प्रत्याशी जाकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। जी चलिए, तो आप हमारे तीनों सहयोगियों का, नूर आपका, कुलदीप आपका और संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ग्राउंड रियलिटी दिखाई एक तरीके से और बताया माहौल कैसा है अम्बेडकर नगर में, कैसा मुजफ्फरनगर में और कैसा है अमरोहा में। ऐसे में लगातार प्राइम न्यूज पर आपको अलग अलग नगर पालिका क्षेत्र से, नगर निगम क्षेत्र से, नगर पंचायतों से वो तमाम चीज़ें आपको बताते रहेंगे कि उस इलाके में जब चुनाव की शुरुआत अब हमने होने के बाद, चुनाव की तारीख का ऐलान के बाद कैसी नजर आ रही है, वो लगातार आपको प्राइम न्यूज पर हम आपको दिखाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।